नमस्कार। आपका अंशों के हरण वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में अंशों के हरण की प्रक्रिया के बारे में जान चुके हैं कि अंशों के हरण का मीनिंग क्या होता है, अंशों के हरण की प्रोसेस क्या होती है, लेखे किस प्रकार से किए जाते हैं और हंस हरण खाते का जो बैलेंस होता है उसको चिट्ठे में किस प्रकार से निरूपण करते हैं। आज पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, एंट्री किस प्रकार से होगी, कैशबुक कैसे प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाएंगे, हरण किए गए अंशों का रीयूसी किस प्रकार से करेंगे, उनके लेखे किस प्रकार से करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, रीयूसी के बाद बैलेंस शीट में जो शेष होता है उसको किस प्रकार से निरूपण करेंगे तथा बाय बैक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यानी गुडलक पेंट्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 अंश 12 रुपये प्रति अंश पर इशू किए। राशियां निम्न प्रकार दी थी। यानी ये कंपनी है गुडलक पेंट्स लिमिटेड है, जिसके पास 50,000 अंश है, 10 रुपये वाले हैं, जिनको मार्केट में 12 रुपये प्रति अंश पर इशू किया गया, यानी 2 रुपये इसमें प्रीमियम आ गया। इसमें जो राशियां निम्न प्रकार है, 3 रुपये तो आपका आवेदन पर है, 4 रुपये आपके अलॉटमेंट यानी बंटन पर है, जिसमें 2 रुपये आपका प्रीमियम इंक्लूड है, इसमें 2.5 रुपये आपका प्रथम मांग पर है और 2.5 रुपये आपका अंतिम मांग पर है। अब इसमें एक आगे देखते हैं। प्रशांत है, एक अंशधारी है। प्रशांत जिसके पास 500 अंश थे, उसने आवंटन एवं प्रथम मांग राशि नहीं दी। यानी जो एक अंशधारी है प्रशांत, उसके पास 500 शेयरों का वो मालिक था, जिसने आवंटन एवं प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया, यानी अंशों की राशि को जब्त कर लिया गया। हरण के बाद अंतिम मांग की गई और भुवनेश जिनके पास 1000 अंश थे, उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया है। यानी एक दूसरा अंशधारी था भुवनेश, उसके द्वारा एप्लीकेशन की राशि तो सुबह के पहले ले ली जाती है, फिर आवंटन की दे दी, प्रथम मांग की दे दी, लेकिन उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, यानी 2.5 रुपये का उसने भुगतान नहीं किया पर शेयर। और उसके उसके पास 1000 अंश थे, उस अंशों को यानी उस राशि को कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया। उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। रोकड़ बही एवं जनरल में प्रोविजन देनी है और कंपनी का बैलेंस शीट भी तैयार करना है। अब इसमें फर्स्ट बात करेंगे, जनरल बनाते हैं तो जनरल का प्रारूप आप सभी को पता है। तो जनरल ऑफ गुड लक पेंट्स लिमिटेड लिख देंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ और डेबिट की राशि और क्रेडिट की राशि इसमें आ जाएगी। अब एंट्री करेंगे फर्स्ट, तो आपने फर्स्ट एंट्री करेंगे, जो एप्लीकेशन पर मनी प्राप्त होती है उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने एप्लीकेशन पर कितना रुपया लिया है, 3 रुपये लिया है, तो 50,000 इंटू 3 कर देंगे तो 1.5 लाख रुपया आपका आ जाएगा। 1.5 लाख से एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट है आपका, आवंटन है, आवंटन की जो राशि दी है प्रीमियम सहित है, तो प्रीमियम आपका 2 रुपया है और 2 रुपया आपका अलॉटमेंट है। ठीक है, तो उसमें जब आप देय राशि की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट आपका देय है प्रीमियम सहित, तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 लाख इस प्रकार से आएगा क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम का है, 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 4 रुपया हो गया, तो 50,000 इंटू 4 कर देंगे 2 लाख आ जाएंगे। इसी तरीके से शेयर कैपिटल आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी आपने 2 रुपये प्रीमियम लिए हैं 50,000 अंशों पे, तो 1 लाख रुपए राशि इसमें आ जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अब नेक्स्ट बात करेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की, यानी आपकी जो प्रथम मांग है वो देय है, उस संबंध में एंट्री करेंगे। तो आपका प्रथम मांग पर 2.5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से मांगा जा रहा है। तो आपके टोटल कितने अंश है, 50,000 अंश है, तो 50,000 इंटू 2.5 कर देंगे तो 1,25,000 रुपया आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,25,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें आपको ये देखना है कि आपने अलॉटमेंट पर राशि मांग ली, देय हो गई, शेयर फर्स्ट कॉल की मांग ली। ठीक है, अब उसमें शेयर फर्स्ट कॉल पर आपके द्वारा एक अंशधारी है प्रशांत, उसके पास 500 अंश है, उसने राशि नहीं चुकाई। ठीक है, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी आपके शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750। अभी देखेंगे राशि कैसे आई है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1000, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1500। अब इसमें देखते हैं, देखिए प्रशांत है जिसके पास कितने अंश है, 500 अंश है। अब उसने क्या किया है, उसने आवंटन एवं प्रथम मांग राशि नहीं दी, यानी आवंटन भी नहीं दिया और प्रथम मांग राशि नहीं दी, तो आवंटन पर 2 रुपये है और 2.5 रुपये आपके प्रथम मांग पर है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि शेयर कैपिटल आपका जो ये अंशधारी है कौन है, 2.5 रुपये और 2 रुपये, तो कितने हो गए, 2.5 और 2 4.5, 4.5। अब इसमें इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। देखिए अब इसमें राशि इस प्रकार से आई है। पहले सीआर की बात करें तो शेयर अलॉटमेंट में
तो इसने 4 रुपये मांग रहा है प्रशांत से कंपनी। तो प्रीमियम सहित है अलॉटमेंट पर, तो 4 इंटू 500 कर देंगे तो 2000 रुपये प्रीमियम सहित आ जाएंगे अलॉटमेंट की राशि। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल की राशि है 2.5 रुपये के हिसाब से हैं, तो 2.5 इंटू 500 कर देंगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, और जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट उसको शेयर करेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए लाभ है तो लाभ को शेयर कर देंगे। तो फॉरफिटेड इसने एप्लीकेशन में 3 रुपये पहले चुकाए थे, 500 के हिसाब से 1500 रुपया ये आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 4750 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त नहीं होती है अलॉटमेंट पर, तो एक तरीके से कंपनी को लॉस होता है, तो लॉस को डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 1000 से, बाकी राशि 4750 माइनस 1000 कर देंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 3750 से डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बिंग सेकंड कॉल ड्यू इन 49,500 शेयर। अब सेकंड आपकी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर प्रशांत ने राशि नहीं चुकाई, तो उसके शेयरों को जब्त कर लिया गया, राशि को जब्त कर ली और उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। अब कितने शेयर बाकी रह गए सेकंड कॉल पर, 50,000 टोटल आपके शेयर्स है, जिसमें से 500 शेयर्स को जब्त कर लिया गया, तो बाकी कितने रह गए, 49,500 रह गए। अब सेकंड कॉल मांगेंगे, सेकंड कॉल मनी ड्यू है, तो उस समय में एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 49,500 की हो जाएगी। तो 49,500 इंटू 10 के हिसाब से, सॉरी लास्ट आपकी ढाई है ना, 49,500 इंटू 2.5 कर देंगे, लास्ट कॉल आपकी 2.5 रुपये पर शेयर मांगी गई है, तो 1,23,750 रुपया ये आ गया। नेक्स्ट बात करें, अब एक दूसरा व्यक्ति है, कौन है, यानी भुवनेश है, जिसके पास 1000 अंश थे और उसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया गया और उसके भी अंशों को जब्त कर लिया गया। तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी साथियों, फर्स्ट होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना रुपया मांग रहे हैं, 2.5 रुपये के हिसाब से, उसके पास कितने अंश हैं, 1000 है, तो 2500 रुपया राशि ये आ जाएगी। अब इसमें टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कौन सी राशि आएगी, उसने एप्लीकेशन जमा करवा दिया, अलॉटमेंट पर प्रीमियम जमा करवा दिया, फर्स्ट कॉल भी जमा करवा दी। ठीक है, अब जो आपका पैसा है उसको इंटू कर देंगे कितने से, 7.5 आ गया, तो 7.5 रुपये आपने पहले जमा करवा दिए। कैसे करवा दिए, 3 रुपये तो आपने एप्लीकेशन पर जमा करवा दिए, फर्स्ट कॉल पर आपने 2.5 रुपये जमा करवा दिए और अलॉटमेंट पर आपने 2 रुपया जमा करवा दिया, तो कितना हो गया आपका 7.5 रुपया हो गया। तो 7.5 आपने जमा करवा दिया, तो 1000 शेयरों का ये मालिक है, तो 1000 इंटू 7.5 कर देंगे, तो 7500 रुपये इसने पहले जमा करवा दिए हैं और 2500 रुपया मांगा गया था, लेकिन इसने 2500 रुपया जमा नहीं करवाया, तो इस संबंध में इसके शेयरों को जब्त कर लिया गया। तो राशि हो जाएगी आपकी 7500 रुपया, तो 7500 रुपया आपको जब्त कर लिया जाएगा कंपनी द्वारा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 10,000 से डेबिट हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी एंट्री। अब इसकी कैशबुक और बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, कैशबुक का आपको पता ही है, बैंक कॉलम किस प्रकार से तैयार किया जाता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेबिट OCR। ठीक है, अब डेबिट की बात करें तो डेबिट में जो प्राप्तियां होती है उनका लेखा किया जाता है, OCR में जो भुगतान होते हैं उनका लेखा किया जाता है, और जो बैलेंस CD या जिस साइड आता है वो उस साइड बैलेंस CD लिख देते हैं। अब इसमें टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में लिख देंगे, तो 1.5 लाख रुपये आपको एप्लीकेशन पर प्राप्त हो चुका है। शेयर अलॉटमेंट पर आपको 1,98,000 रुपये प्राप्त हुआ है, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट पर जो एक अंशधारी था उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, तो उस राशि को माइनस कर देंगे, तो 1,98,000 रुपया ये राशि आ जाएगी। कितने राशि का भुगतान नहीं किया, तो उसने फर्स्ट वाले ने अलॉटमेंट पर 2,000 रुपये का भुगतान नहीं किया था, 2 लाख रुपये प्राप्त करना था, लेकिन प्राप्त हुए आपको 1,98,000 ये आ गया। शेयर फर्स्ट कॉल पर आपको 1,23,750 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल पर आपको 1,21,000 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1,21,250 रुपया प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें पहले तो 500 अंशों को जब्त कर लिया था फर्स्ट कॉल में, तो अंश रहता आपके 49,500, फिर उसके पश्चात में 1,000 अंशों को और जब्त कर लिया था, तो आपके टोटल बाकी अंश 48,500 रह गए थे। तो लास्ट कॉल पर आपका कितना पैसा मांगा गया है, 2.5 रुपये मांगा गया है, तो 2.5 इंटू 48,500 कर देंगे, तो 1,21,250 रुपया आ जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो 5,93,000 रुपये आ जाएगा। भुगतान किसी प्रकार का नहीं हुआ तो बाई बैलेंस CD लिख देंगे, बैलेंस CD के रूम में 5,93,000 रुपया CR साइड में आ जाएगा। अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ गुड लक पेंट्स लिमिटेड एज ऑन, जितनी तारीख है, जिस तारीख को आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं वो आ जाएगी। लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, असेट्स आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब लाइबिलिटी साइड की बात करें तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, सर्वप्रथम ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, इशूड लिखेंगे। अब इशूड में
इशूड कैपिटल का कभी भी टोटल नहीं किया जाता, साथियों ध्यान रखें। तो 50,000 आपने शेयर इशू किए, 10 रुपये इनकी कीमत है, पर शेयर की 50,000 आ गया, सॉरी 5 लाख आ गया। सब्सक्राइब्ड एंड पेडअप कैपिटल है तो 48,500 शेयर ऑफ आरएस 10 के हैं। फुली पेडअप जिसमें से इनको इंटू कर देंगे 10 से तो 4,85,000 आ जाएगा। एंड ऐड कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स यानी 9,000 रुपये की राशि आपने जब्त की है, उसको ऐड कर देंगे, 4,94,000 आ जाएगा। वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका कितना है, 1,00,000 रुपये का है, जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं एंट्री में। यानी अलॉटमेंट पर आपको 2 रुपये मांगे गए थे सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में, तो इसमें से आपको 1,00,000 रुपया प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन 1,000 रुपया एक अंशधारी है प्रशांत, उसने 500 के हिसाब से 2 रुपया नहीं चुकाया, तो 1,000 को माइनस कर देंगे तो 99,000 रुपया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम की राशि आ जाएगी। तो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 5,93,000 आ जाएगा और कैसेट बैंक में आपका 5,93,000 रुपया आ जाएगा, जैसा कि कैश बुक का बैलेंस है, सेम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी आपने कितने भी अंशों का हरण कर लिया, जैसे मान के चलो आपने 1500 अंशों का हरण कर लिया, अब उन हरण किए गए अंशों को आपको पुनः इशू करना है। तो इशू करने के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है, उनको वन बाय वन देखते हैं। पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। अंशों का हरण करने पर हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं, यानी जो भी अंश आपने हरण किए गए हैं वो एक तरीके से कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं। कंपनी के संचालकों को इन्हें रीइश्यू करने का अधिकार होता है, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि जो हरण किए गए अंश हैं उनको पुनः निर्गमित किया जाए। अतः इन्हें कभी भी सममूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर इशू किया जा सकता है, यानी इनको कभी भी डायरेक्टरों द्वारा या संचालकों द्वारा सममूल्य पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। अब इसमें एक नोट है, बट्टे पर निर्गमन की दशा में इन अंशों पर कंपनी एक्ट के अधिकतम बट्टे की दर संबंधी कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यानी देखिए, जो आप रीइश्यू करते हैं, पुनः निर्गमन करते हैं, तो उस संबंध में जो आप सर्वप्रथम अगर अगर किसी प्रकार का निर्गमन करते हैं तो उसमें कंपनी एक्ट 2013 की सारणी के प्रावधान लागू होते हैं, इससे ज़्यादा आप बट्टा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर रहे हैं तो उस संबंध में अधिकतम बट्टे की दर संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आप अधिकतम बट्टा कितना दे सकते हैं अभी देखते हैं, और कंपनी इन अंशों पर अधिकतम बट्टा हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि तक दे सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि 10 रुपये के अंश पर 7 रुपये प्राप्त हो गए हैं, आपने 10 रुपये का अंश जारी किया, जिसमें से आपको एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर जो भी स्थिति है उस पर आपको 7 रुपये प्राप्त हो गए हैं, और 3 रुपये आपको प्राप्त नहीं होने के कारण उनका हरण कर लिया है। तो पुनर्निर्गमन या री इशू पर इन अंशों पर अधिकतम 7 रुपये प्रति अंश बट्टा दिया जा सकता है, यानी जितनी राशि आपको प्राप्त हो चुकी है उतनी राशि तक आप बट्टा दे सकते हैं, इसे अधिकतम नहीं दे सकते हैं। अब इसमें एक नोट है, देखिए, यदि अंशों का पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट न करके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। देखिए, इसमें क्यों किया जाता है, जब आप सर्वप्रथम निर्गमन करते हैं, इशू करते हैं सर्वप्रथम, तो उस संबंध में अगर आप जब आप सर्वप्रथम निर्गमन करते हैं तो उस संबंध में जब आप भट्टा देते हैं तो उस संबंध में जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट होता है उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कंपनी के लिए हानि होती है। लेकिन अगर आप हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन या रीइश्यू करते हैं तो उस संबंध में आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को डेबिट ना करके जो आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, हरण खाता है, उसको डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जो हरण के द्वारा आपने राशि प्राप्त की है उस राशि का समायोजन यहाँ पे किया जाएगा। अब इस संबंध में एंट्री किस प्रकार से होगी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से देखें। फर्स्ट बात करें, अगर आप सम मूल्य पर रीइश्यू कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी सम मूल्य पर कर रहे हैं तो प्राप्त की गई धन राशि इसमें आ जाएगी। अगर आप प्रीमियम पर रीइश्यू कर रहे हैं तो उस समय एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बैंक अकाउंट में टोटल राशि आ जाएगी आपकी नए अंशों के मूल्य की प्लस प्रीमियम की राशि इसमें आ जाएगी प्राप्त राशि से। शेयर कैपिटल में आपकी राशि आ जाएगी अंश पूंजी की प्राप्ति राशि से आ जाएगी, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना आपने प्रीमियम प्राप्त किया है वो राशि इसमें आ जाएगी। अगर आप बट्टे पर रीइश्यू कर रहे हैं तो उस समय एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, अभी बात कर चुके हैं बैंक अकाउंट में तो आपने जो वास्तविक राशि प्राप्त की है वो राशि इसमें आ जाएगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जितनी राशि का आपने बट्टा दिया है वो डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल में अंशों पर मांगी गई संपूर्ण राशि आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्रारंभ में बट्टे पर आपने इशू किया था अंशों का पुनर्निर्गमन या रीइश्यू भी आपने बट्टे पर किया है, यानी आपने प्रारंभ में जो शेयर इशू किए थे उनका निर्गमन भी आपने बट्टे पर किया है, और पुनः दोबारा जो हरण किए गए अंश हैं उनका आप रीइश्यू कर रहे हैं वो भी बट्टे पर कर रहे हैं, तो उस समय में आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए इसमें क्यों होगा, बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी आपकी प्राप्त की गई वास्तविक राशि से। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपका जो पुराने बट्टे की राशि है वो राशि इसमें आ जाएगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में पुराने बट्टे से अधिक आपने जो बट्टा दिया है, जो वेरिएंस की राशि है, अंतर की राशि, वो राशि इसमें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगी। और टू शेयर कैपिटल में अंशों पर मांगी गई संपूर्ण राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अंशों का पुनर्निगमन करने के बाद हरण खाते के शेष को आप ट्रांसफर करेंगे, किसमें करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी पूंजी संचय खाते में इसको ट्रांसफर किया जाता है अंश हरण खाते के शेष को। एंट्री हो जाएगी आपकी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी जितना शेष आपका रहता है, आपने अगर डिस्काउंट भी इशू किया है तो डिस्काउंट पर इशू किया है उस राशि को समायोजन करने के पश्चात में जितनी राशि शेष रह जाती है उस राशि को आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी जितनी राशि आपकी शेष रही है वो राशि इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अंश हरण खाते का पुनर्निर्गमन के पश्चात चिट्ठी में निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट होता है उसका आप रीइश्यू कर रहे हैं, जो बैलेंस होता है उसको आप बैलेंस शीट में किस प्रकार से दर्शाएंगे। यानी रीइश्यू के पश्चात हरण खाते के शेष को पूंजी संचय यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जो आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि हरण किए गए अंशों को सममूल्य या प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो हरण खाते का संपूर्ण शेष इस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप किसी भी जो हरण आपके द्वारा जो अंश आप द्वारा हरण किए गए हैं उनको आपने सममूल्य पर या प्रीमियम पर निगमन किया है तो हरण खाते का जो संपूर्ण शेष होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि अंशों का बट्टे पर निगमन किया जाए तो हरण खाते के जमा शेष में जो रीइश्यू का बट्टा घटाकर शेष राशि इस खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जैसे कि ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आप सममूल्य पर या प्रीमियम पर कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो शेष है वो संपूर्ण शेष कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का। अगर आप पुनर्निर्गमन पर या रीइश्यू पर बट्टे पर उनको जारी कर रहे हैं तो जो बट्टा है उस बट्टे को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से माइनस कर देंगे और जो शेष राशि आएगी उस राशि को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यदि हरण किए गए अंशों में आंशिक अंशों का ही री इश्यू हुआ हो तो हरण खाते का संपूर्ण शेष पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलो आपने 500 अंशों का हरण कर लिया, अगर आपने 300 अंशों का ही री इश्यू किया है, 200 अंश शेष रह गए, तो उस संबंध में जो अंश हरण खाते का शेष होता है वो संपूर्ण शेष होता है, उस संपूर्ण शेष को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, यानी संपूर्ण शेष पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ऐसी दशा में री इश्यू हुए अंशों पर हुआ आनुपातिक लाभ भी इस खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, शेष लाभ हरण खाते में रहेगा। देखिए इसमें स्थिति यह है कि आपको एक आनुपातिक रूप से जो राशि आपको प्राप्त होती है, ठीक है, तो वो ही राशि जो राशि शेष रहती है वो ही राशि आनुपातिक रूप से हम 300 अंशों को इशू कर दिया, 200 अंश आपने इशू नहीं किए तो 300 अंशों की राशि के संबंध में ही 200 अंशों का अनुपात निकाला जाएगा और वो शेष राशि हरण खाते में रहेगी। पूंजी संचय खाते के शेष को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाएंगे, यानी जो आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस होता है उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाया जाएगा। जबकि हरण खाते का शेष हो तो उसे चुकता अंश पूंजी, अगर आपका किसी प्रकार से हरण खाते का शेष रहता है तो उसे चुकता अंश पूंजी यानी पेड अप कैपिटल में जोड़कर दिखाया जाएगा, यानी पेड अप कैपिटल का योग बैलेंस शीट में किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए शिवा लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 500 अधिमान अंश जिन पर 80 रुपये प्रति मांगा गया है, यानी शिवा लिमिटेड है जिसके पास 100 रुपये वाले अंश है, 500 अधिमान अंश है जिन पर 80 रुपये मांग रहे हैं, यानी इनका फेस वैल्यू तो 100 रुपये है और 80 रुपये कंपनी द्वारा मांगा गया है, तथा जिन्हें 10% बट्टे पर इशू किया गया था। 25 रुपये प्रति अंश की प्रथम मांग का भुगतान नहीं करने के कारण हरण कर लिया गया, यानी 25 रुपये प्रति अंश की जो प्रथम मांग थी उसका भुगतान अंशधारी द्वारा नहीं किया गया, इस संबंध में उनका हरण कर लिया गया। इनमें से 300 अंश 80 रुपये प्रदत्त मानकर 60 रुपये प्रति अंश की दर से री इश्यू कर दिए गए, यानी इनमें से 500 अंशधारी थे उनको उन अंशों का हरण कर लिया गया, ठीक है, जिनमें से 300 अंशों को तो 80 रुपये पूर्ण प्रदत्त मान लिया और 60 रुपये प्रति अंश की दर से उनको री इश्यू कर दिया गया। तो कंपनी की बहियों में अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन की जनरल प्रविष्टियां देनी है। देखिए फर्स्ट बात करेंगे, आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जनरल ऑफ शिवा लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर, यानी ये अधिमान अंश है तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, अगर इक्विटी शेयर होती तो इक्विटी शेयर आ जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। देखिए राशि कैसे आई है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 40,000 रुपये मांगा है तो
अब इस संबंध में एंट्री होगी साथियों इसकी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। देखिए अब इसकी राशि की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डेबिट राशि हो जाएगी, आपने 500 अधिमान अंश है, 100 रुपये वाले हैं, ठीक है, तो 80 रुपये प्रति मांगा गया है, तो 500 इंटू 80 कर देंगे तो 40,000 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल आपका 25 रुपये मांगा गया है, कितना मांगेगा, 25 रुपये आपका मांगा गया है, तो आपका ये 12,500 रुपया आ जाएगा, यानी 500 इंटू 25 कर देंगे तो 12,500 रुपया आ जाएगा। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, तो आपने आपके जो शिवा लिमिटेड के 100 रुपये वाले 500 अधिमान अंश है तो इंटू कर देंगे तो ये 50,000 आ जाएंगे। 10% आपने डिस्काउंट दिया है तो 5,000 रुपये आपका डिस्काउंट CR हो जाएगा। और टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 22,500 की राशि आ जाएगी, क्योंकि इतने अंशों को जब्त किया कि 25 रुपये की आपने प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया, उसके अलावा आपने संपूर्ण मांग का भुगतान कर दिया, तो 80 माइनस 25 कर देंगे तो आपका 55 रुपये आ गया। 55 में से 10% आपने डिस्काउंट दिया तो 45 रुपये आ गया, तो 45 इंटू आप 500 कर देंगे तो आपका हरण खाते में 22,500 रुपये का शेष ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या रहेगा, 300 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू एट RS 80 पेड अप फॉर RS 60 पर शेयर, यानी 80 रुपये का पूर्ण प्रदत्त माना आपने 300 शेयरों को और 60 रुपये पर आपने इनको इशू कर दिया, तो इस में एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये की राशि आ जाएगी। 60 इंटू यानी 60 रुपये प्रति के हिसाब से करेंगे तो 60 इंटू 300 कर देंगे तो आपका 18,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर में आपने 10% डिस्काउंट दिया है, तो ये दो डिस्काउंट की राशि आ जाएगी आपकी 3,000 और फॉरफिटेड शेयर की आपकी 3,000 रुपये की राशि आ जाएगी। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपके 24,000 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, अब जो शेष रहेगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का, यानी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का आपका शेष था यहाँ पे 22,500 रुपया, ठीक है। अब जो उसका शेष रहेगा लास्ट में शेष रह जाएगा इसका 10,500 रुपया, तो एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी 10,500 रुपये को आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गई आपकी, यानी जो आप रीइश्यू पर एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री आपके सामने मैं बता चुका हूँ। अब इसके चिट्ठे में प्रदर्शन पर जो आप चिट्ठे में इनको प्रदर्शन करेंगे उसके संबंध में कुछ आवश्यक बातें कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। कंपनी की अंश पूंजी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता है, एक तो होती है आपकी इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, यानी अधिमान अंश पूंजी और समता अंश पूंजी। इन्हें अलग अलग दिखाना चाहिए, इन्हें अधिकृत यानी ऑथोराइज निर्गमित पेडअप पूंजी के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। चिट्ठे के योग में सिर्फ पेडअप कैपिटल को ही जोड़ा जाता है, जैसा कि आपको पता है। मांगी गई पूंजी में से बकाया मांगे यानी कॉल्स इन एरियर घटा दिया जाना चाहिए तथा अंश हरण खाते का शेष यदि अंशों का पुनर्निगमन न हुआ हो तो जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर आपने रीइश्यू नहीं किया है तो जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस है उसको जोड़ देंगे। बकाया मांग दिखाते समय संचालकों एवं अन्यों से बकाया मांग अलग अलग दिखानी चाहिए, जैसा कि पिछले कंपनी अकाउंट से पढ़ चुके हैं कि जो बकाया मांग के संबंध में संचालक और अन्य व्यक्ति होते हैं उनके संबंध में अलग अलग विवरण देना चाहिए। नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित अंशों को प्रदत्त पूंजी में से अलग से दिखाना चाहिए, यानी नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए आप कोई सेवा के लिए संपत्ति के लिए कोई अंश जारी कर रहे हैं तो उनको अलग से दिखाया जाना चाहिए, यानी पेडअप कैपिटल में उनको अलग से दिखाया जाना चाहिए। पूंजी की बकाया राशि मांगी गई पूंजी में से तथा प्रीमियम के बकाया प्रतिभूति प्रीमियम में से घटाकर दिखाया जाना चाहिए, यानी पूंजी की बकाया राशि तो मांगी गई पूंजी में से माइनस करेंगे तो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, अगर उसका कोई बकाया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से उसको माइनस करके दिखाएंगे। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का शेष रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक यानी रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए। हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन करने के बाद हरण खाते के शेष को पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर करने पर पूंजी संचय खाते का शेष रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए। अंशों के निर्गमन पर बट्टा यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर यदि राइट ऑफ नहीं किया गया हो तो इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष यानी असेट साइड में विविध खर्चों के शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें बैंक में रोकड़ यानी कैश एट बैंक को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में करंट असेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, यानी बैंक में कोई रोकड़ है तो रोकड़ एक तरह से संपत्ति होती है, संपत्ति साइड में यानी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको करंट असेट्स यानी एक चालू संपत्ति होती है, चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत इसको दिखाएंगे। अग्रिम मांग की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस को कुछ लेखापाल शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के बीच में अलग से शीर्षक में प्रदर्शित करते हैं, जबकि कुछ लेखापाल इसे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शीर्षक में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करें लास्ट है आपका अंशों का पुनर्क्रय यानी बाईबैक, अब इसको देखते हैं।
जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है, ये अंशों का पुनः क्रय कहलाता है। यानी जो कंपनी है अपने ही अंशों का अगर क्रय करती है तो उसे बायबैक कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन धारा 68 में कंपनी को इस सुविधा है कि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय निम्नलिखित में से किसी प्रकार से कर सकती है। किस प्रकार से करती है वो देखते हैं। फर्स्ट तो है आनुपातिक आधार पर वर्तमान क्षमता अंशधारकों से कर सकती है, खुले बाजार से कर सकती है, न्यून खेप अंशधारकों से यानी जो जिनकी संख्या कम है उन अंशधारियों से क्रय कर सकती है, कंपनी के कर्मचारियों से भी बायबैक कर सकती है। नेक्स्ट है कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय मुक्त आरक्षित प्रीमियम यानी अधिमूल्य या अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि में से कर सकती है। मुक्त आरक्षित में से अंशों का पुनः क्रय करने की स्थिति में कंपनी को क्रय किए गए अंशों के वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि पूंजी शोधन आरक्षित खाते यानी CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है, जैसा कि कंपनी अकाउंट्स में पहले पढ़ चुके हैं। अंशों को पुनः क्रय करने के समय निम्न प्रक्रियाएं लागू होती है, यानी कंपनी अधिनियम का पालन करना होता है। देखिए क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है कि अंशों का पुनः क्रय अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए, यानी जो कंपनी के पास अंतर नियम और सीमा नियम होते हैं उनमें ये प्राधिकृत या अधिकृत होने चाहिए, तभी बायबैक कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती है। अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष संकल्प पारित किया जाना चाहिए, यानी जो अंश शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसमें विशेष रेजोल्यूशन पास करके उनको पारित किया जाना चाहिए। किसी भी एक वित्तीय वर्ष में अंशों का पुनः क्रय प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित के 25% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी आप बायबैक कर रहे हैं किसी वित्तीय वर्ष में, तो अंशों का पुनः क्रय यानी बायबैक है तो पेड अप कैपिटल और आपके जो मुक्त फ्री रिजर्व है उनके 25% से अधिक नहीं हो सकता है। अंशों के पुनः क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात यानी आपका डेप्ट रेशियो है वो 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके 2 अनुपात में संपत्तियां होगी और 1 अनुपात में आपकी लायबिलिटीज होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा अनुपात है तो आप नहीं कर सकते हैं। अंशों के पुनः क्रय हेतु समस्त अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। अगर आप किसी अंशों का बायबैक कर रहे हैं तो वो फुली पेडअप होनी चाहिए, उन पर किसी प्रकार की बकाया मांग राशि नहीं होनी चाहिए। विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का पुनः क्रय हो जाना चाहिए। यानी आपने सामान्य सभा में अंशधारियों की सामान्य सभा में स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया, यानी विशेष संकल्प पास कर दिया, उसके उस अवधि की 12 माह की अवधि में अंशों का बायबैक हो जाना चाहिए। कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन क्षमता अधिघोषणा जिसे कम से कम 2 डायरेक्टर यानी निदेशकों ने हस्ताक्षरित किया हो भेजी जानी चाहिए। यानी कंपनी के जो रजिस्ट्रार होते हैं, यानी कंपनी के रजिस्ट्रार को और सेबी के पास शोधन क्षमता अधिघोषणा जिसे कम से कम 2 डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, भेजी जानी चाहिए। ये प्रावधान करना होता है। तो ठीक है, आपका बायबैक कंप्लीट हो चुका है और अंशों के हरण के संबंध में कंप्लीट डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख चुके हैं, थ्योरेटिकल देख चुके हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।